बैंक रेट, बैंक दर, यहीं से शुरू करना था ना। यस। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, देखो, बैंक दर यह वह ब्याज दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक निगम प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। या बैंक दर वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके बैंकों को ऋण प्रदान करता है। दोबारा फिर पढ़ाता हूं मैं, देखो, वह ब्याज दर होता है मतलब एक इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक रेट, जिस पर केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई निगम प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। समझ में आया? मतलब कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो, अगर उसको आरबीआई से लोन लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? निगम प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, निगम प्रतिभूति का मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। और आरबीआई उस बॉन्ड के बदले जो वो गिरवी रख रहे हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है। या बैंक दर वह ब्याज दर होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जिस पर आरबीआई केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है। प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां कौन सी? वह निगम प्रतिभूतियां जिन्हें गिरवी रखकर बैंक आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, जैसे कि वाणिज्यिक प्रपत्र हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल बॉन्ड हो गया, वाणिज्यिक बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, जमा प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, ये हो गए। वाणिज्यिक प्रपत्र क्या होता है? यह प्रतिभूति एक उच्च निवल संपत्ति वाले निगम द्वारा अल्पकालिक ऋण के बदले बैंक को जारी की जाती है। ठीक है, ये कॉमर्शियल बॉन्ड है, वाणिज्यिक प्रपत्र एक उच्च निवल संपत्ति वाले। उच्च निवल संपत्ति क्या होता है? जिसकी एसेट्स ज्यादा हो, लाइबिलिटीज कम हो, वो उच्च निवल संपत्ति वाले हो गए। जैसे मान लो आप टाटा मोटर्स लगा लो, ठीक है, और रिलायंस कंपनी लगा लो, अंबानी अडानी वाली लगा लो, इनके एसेट्स ज्यादा हैं, इनके ऊपर लाइबिलिटीज कम है, तो वो उच्च निवल संपत्ति वाली निगम हो गए। अल्पकालिक ऋण के बदले बैंक को जारी की जाती है, ये कटौती पर जारी की जाती है। फर्मों के लिए कार्यशील पूंजी अल्पकालिक ऋण का माध्यम होती है। इनकी अवधि कम से कम 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष होती है। इनका न्यूनतम मान 25 लाख होता है। अब 5 लाख रुपए या और उसके मल्टीपल्स है, न्यूनतम मान नहीं है, 5 लाख रुपए और उसके मल्टीपल्स, वो 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। समझ गए? ये होगा। और इनकी अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन में अवधि पूछी जाती है। ठीक है, 14 डेज की होती है वो, कम से कम 14 डेज और ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष की होती है। देखो ये समझा रखा है। टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स को 5 लाख रुपए की जरूरत है 1 साल के लिए, तो ये कॉमर्शियल पेपर है, वाणिज्यिक प्रपत्र हो गया। तो टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक प्रपत्र एक पेपर पर लिख करके दे दिया कि वी नीड 5 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर एंड वी विल पे सच एंड सच इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए में जारी किया गया है, मतलब इतने साल के बाद हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो अभी 5 लाख रुपए थोड़े ना देगा उनको कोई, वो कटौती पे रुपये देगा ना उसको, क्योंकि बाद में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट भी, तो वो सोचेगा 5 लाख रुपए मिलेंगे, अभी मैं इतने पैसे इनको दूंगा, इतने साल के बाद मुझे 5 लाख रुपए की मेरा इंटरेस्ट इतना होगा, इंटरेस्ट काट के देगा वो उसको। समझ गए? तो ये मान लो बैंक के पास चला गया, किसी भी बैंक में इसने दे दिया, बैंक ने इस कॉमर्शियल पेपर के बदले बैंक ने 4.5 लाख रुपए कटौती करके टाटा मोटर्स को दे दिए। तो टाटा मोटर्स को ये 4.5 लाख रुपए की बजाय ये 5 लाख रुपए देने होंगे और ये पेपर वापस लेना होगा 1 साल के बाद। लेकिन बैंक में तो 4.5 लाख रुपए कम हो गए ना, ये 4.5 लाख रुपये अब आएंगे कहां से? बैंक क्या करेगा? बैंक इस कॉमर्शियल पेपर को बैंक आरबीआई को दे देगा, और आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई पुनर्कटौती करके आरबीआई बैंक को क्या करेगा? पैसे दे देगा। ठीक है, 4.5 लाख रुपए दो, चाहे कितने भी रुपए दो, पुनर्कटौती करके देगा। पुनर्कटौती दर ही बैंक दर है। समझ गए? पुनर्कटौती दर, एक बार तो कटौती इसने कर ली, यह कटौती होगी, फिर पुनर्कटौती आरबीआई के द्वारा कर ली गई,
ये पुनर्कटौती दर जो होगी ये क्या है, बैंक दर है। उच्च निवल संपत्ति क्या होती है, जिसके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, जिसके एसेट्स ज्यादा हो, मैंने बताया था ना, जिसकी एसेट्स ज्यादा होती हैं और उसकी लायबिलिटी कम होती है, उच्च निवल संपत्ति होती है वो। वर्तमान बैंक रेट क्या है, 6.75% है। बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट प्लस 25 मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है बेसिस पॉइंट, बीपी लिखा हुआ नीचे, ठीक है। मतलब बैंक रेट में अगर 25 बेसिस पॉइंट्स हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, बैंक रेट आ जाता है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट जोड़ना है। अब अगर हम इस बात कैसे बोल सकते हैं कि बैंक रेट माइनस 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट आ गया, समझ गए, ये होगा। तो अभी अगर जो रेपो रेट है 6.50, ठीक है, प्लस 25 बेसिस पॉइंट्स हमने जोड़ दिया तो 6.75 क्या आ गया, प्रतिशत बैंक रेट आ गया। यदि बैंक रेट बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति कम होगी और जो मनी मल्टीप्लायर है वो भी कम हो जाएगा। बैंक रेट बढ़ने का मतलब क्या है, देखो ये बैंक दर क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दोगे बैंक रेट वैसे ही बढ़ जाएगा, बैंक रेट बढ़ जाएगा तो वैसे ही मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे मनी सप्लाई कम होगी और एम जो है मनी मल्टीप्लायर वो कम हो जाएगा। तरलता समायोजन सुविधा, ये देखो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आरबीआई के उपकरण पढ़ रहे हैं। मात्रात्मक एंड गुणात्मक दो प्रकार के उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो अब जिसमें देखो क्या, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसको हम बोलते हैं एलएएफ के अंतर्गत आरबीआई रेपो एवं रिवर्स रेपो के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रापूर्ति मनी सप्लाई के अल्पकालिक उतार चढ़ाव को कम करता है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति, ये देखो ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है। एक समय मुद्रा आपूर्ति ऐसे चल रही है, लेकिन क्या हो गया, मुद्रा आपूर्ति एक समय कम होगी T1 और T2 के बीच में। मुद्रा आपूर्ति अगर कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घट जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। लेकिन आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को मेंटेन करने हैं 2 लक्ष्य, आरबीआई के 5 लक्ष्य हमने पढ़े थे। पहला लक्ष्य क्या था कि मूल्य स्थिरता, दूसरा लक्ष्य क्या था, आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, सतत आर्थिक वृद्धि को। 2014 तक तो ये दोनों मूलभूत या प्राथमिक उद्देश्य थे, लेकिन 2014 के बाद केवल मूल्य स्थिरता रखना आरबीआई का क्या होगा, उद्देश्य होगा। अब आरबीआई इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा, आरबीआई रेपो के द्वारा रुपए दे देगा। मनी सप्लाई है कम होगी, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, मतलब एक लेवल में लेके आने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट पर बैंकों को पैसे दे देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। अब देखो क्या है कि T1 T2 के बीच में जो मनी सप्लाई कम हुई थी, उस टाइम पे मनी सप्लाई की बजाय आरबीआई मनी सप्लाई रेपो रेट के माध्यम से क्या करेगा, बैंकों को दे देगा, मनी सप्लाई लेवल में आ गई वापिस। अब वो जो मनी सप्लाई है वो थोड़े टाइम के लिए तो लेवल में रही है, ये जो मनी सप्लाई कम हुई थी कहीं ना कहीं गई थी, वो वापस इकोनॉमी में आ गई और मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो से खींच लेगा इन पैसे को, ठीक है। सामान्यतः ऐसा 14 दिन के लिए किया जाता है। मनी सप्लाई कम होगी तो आरबीआई इंटरफियर करेगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो भी आरबीआई इंटरफियर करेगा, ठीक है। मनी सप्लाई को एक लेवल में बना करके रखना आरबीआई की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी, ठीक है। अगर मनी सप्लाई घटेगी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये तो पता होगा ना, मनी सप्लाई घटेगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, आर्थिक वृद्धि वो कम हो जाएगी, चीजें कम हो जाएंगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और मनी सप्लाई अगर लोगों के पास चली जाएगी, मनी सप्लाई लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में, तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो आर्थिक वृद्धि, और आर्थिक वृद्धि भी चली जाएगी तो प्राइस लेवल भी चला जाएगा। प्राइस को मेंटेन करना होता है एक लेवल में। तरलता समायोजन सुविधा के 2 उपकरण हैं, कौन से, एक तो रेपो, इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां इस समझौते के साथ खरीदता है, आरबीआई खरीदता है रेपो में, ठीक है, कि वह इन प्रतिभूतियों को एक निर्धारित दर एवं तिथि पर उन्हें वापस बेच देगा। मतलब आरबीआई क्या करता है रेपो में, आरबीआई बैंकों से प्रतिभूतियां बॉन्ड्स ले लेता है, बैंकों से आरबीआई बॉन्ड लेगा तो पैसे दे देगा, और पैसे दे देगा तो ये कह करके वो बॉन्ड लेगा कि मैं इस टाइम पर इस रेट पर वापिस मैं ये
बॉन्ड आपको दे दूंगा, तो वापस उसके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसे एक्सचेंज होती है, मनी सप्लाई होती है कि वो इन प्रतिभूतियों को, देखो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या कर दिया, बैंकों को रुपीज दे दिए, बैंकों को रुपये दे दिए, तो बैंक क्या देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन लिया है बैंकों से, और गवर्नमेंट ने लोन कहां से लिया है, वो जो नेट टाइम एंड नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी है, ठीक है, वहां से लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को पैसे दे दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, तो मनी सप्लाई अल्पकालिक थोड़े समय के लिए मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा, या 14 दिन के बाद क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को वापस दे देगा, और बैंक ये जो रुपए है जो आरबीआई ने इनको दिए थे वो वापस चले जाएंगे, मींस मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये रेपो समझ में आ गया। और अब रेपो रेट क्या है, ठीक है, वो रेट है जिनके ऊपर ये एक्सचेंज हो रही है, वो रेपो रेट होगा। यह वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है कि हाँ 14 दिन के लिए पैसे ले जाओ, मैं आपको इस रेट पे दूंगा। वो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। ठीक है, प्रतिभूतियों के बदले। ठीक है, यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी। रेपो रेट बढ़ने का क्या मतलब है, मान लो आपका एक बैंक है, मैं आरबीआई हूं, आपको 100 रुपए की जरूरत है, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं ब्याज 6% लूंगा। 6% लूंगा तो कहने का मतलब क्या है कि मैं 6 रुपए अपने पास ही रख लूंगा, पहले मैं आपको 94 रुपीज दूंगा। मान लो मैं रेपो रेट बढ़ा दूं, मैं बोलूं कि मैं तो 10% ब्याज लूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 मैं अपने पास रखूंगा, आपके पास 90 रुपीज आएंगे। मीन्स क्लियरली पहले आपको 94 मिल रहे थे, अब आपको 90 मिल रहे हैं, मनी सप्लाई कम हो गई। तो ये मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। रेपो एक प्रक्रिया है, जबकि रेपो रेट उस प्रक्रिया पर लगने वाली ब्याज दर है। ठीक है, रेपो क्या एक प्रोसेस है, और रेपो रेट क्या इंटरेस्ट रेट है उस प्रक्रिया पर। रेपो दर को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। पॉलिसी रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी केवल रेपो रेट को ही डिटरमाइन करती है, बाकी जितने भी रेट है वो रेपो रेट को ध्यान में रख करके ही डिटरमाइन होते हैं। जैसे हमने अभी बैंक रेट को देखा था, ठीक है, पुनर्कटौती दर को देखा था कि उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया था। पॉलिसी रेट भी कहा जाता है क्योंकि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में केवल इसी की घोषणा करता है, रेपो रेट की ही घोषणा करता है, बाकी दरें इसी से जोड़ी घटाई जाती हैं। जैसे वर्तमान रेपो रेट क्या 6.50% है या 6.50 है, तो जून 2025 में 5.50%। ठीक है, जून 2025 की बात है। रिवर्स रेपो क्या है, इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां इस समझौते के साथ बेचता है, बैंकों को देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि वह इन प्रतिभूतियों को निर्धारित दर एवं तिथि पर उन्हें वापस खरीद लेगा। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को देगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई को आरबीआई कंज्यूम कर लेगा, आने दो, समझ के। और वो अल्पकालिक होता है ये भी, क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो मनी सप्लाई लेने भी तो है ना वापिस आरबीआई, कि वो एक निर्धारित तिथि पर इन्हें वापस खरीद लेगा। देखो उसमें क्या है, आरबीआई है, आरबीआई ने पीछे ही जरूरत पड़गी, ठीक है, तो आरबीआई ने पीछे ही जरूरत पड़गी, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को दे देगा। ठीक है, और बैंक क्या करेगा, बैंक रुपए आरबीआई को दे देगा, उसकी जरूरत जो पड़ी थी पीछे की वह पूरी होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये अल्पकालिक है। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या करेगा, आरबीआई के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, ये बैंक का पीछे ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे देंगे। समझ गए, ये था। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब इसमें क्या है, वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंक अल्पकालिक या अल्प अवधि हेतु अपना कोष आरबीआई के पास जमा करता है, आरबीआई के पास अपना कोष जमा करता है, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा हैं, आरबीआई को पीछे ही जरूरत है, तो वो क्या करेगा, जिस रेट पर आरबीआई उन पैसों को लेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, अब इसमें देखो, रिवर्स रेपो रेट 3.35% था जून 2025 में। देखो आरबीआई को जब पैसे की जरूरत नहीं, आरबीआई बहुत कम रिवर्स रेपो रेट है,
जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देता है। यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, देखो यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा बैंक क्या करेंगे, बैंक अपना कोर्स ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आरबीआई के पास रखेंगे, मनी सप्लाई कम। ठीक है, वर्तमान रिवर्स रेपो रेट, कैसे निकालते हैं रिवर्स रेपो रेट, देखो इसको, रेपो रेट है, रेपो रेट क्या है, यही रेपो रेट है जो बैंक अपनी पॉलिसी में क्या करता है, बताता है, डिक्लेयर करता है, कि केवल वही डिक्लेयर करता है। जो भी वर्तमान रेपो रेट होगा उसमें से 25 बेसिस पॉइंट कम कर दो, वो क्या आ जाएगा, हमारा रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, लेकिन 3.35% है ये। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा, इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं, ये 6.25% है जून 2025 में। देखो ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इसे आरबीआई द्वारा 2011 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 2011 में। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनके कुल जमा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के एक निर्धारित प्रतिशत, वर्तमान 2% तक है, की राशि का दैनिक आधार पर ऋण प्रदान करता है, कि आपके पास जितने भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसके इतने इतने प्रतिशत तक आप डेली लोन ले सकते हो। डेली लेने का मतलब आप दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सुबह ले लिया 10 बजे, शाम को 5 बजे फिर वापस, क्योंकि वो डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, दैनिक आधार पर ऋण प्रदान करता है। ये एक प्रकार की ओवरड्राफ्ट अधिक विकर्ष सुविधा है, ओवरड्राफ्ट सुविधा है। सीमांत स्थायी सुविधा और रेपो रेट सामान्यतः एक समान ही रहते हैं। नाउ अब क्या है, 6.75%। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत ऋण लेने हेतु बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होती है, परंतु वह प्रतिभूतियां एसएलआर में भी सम्मिलित की जाती हैं। वही प्रतिभूतियां स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में शामिल की जाती हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना, ये क्या, इसे आरबीआई द्वारा 2004 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आरबीआई विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति में होने वाली वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु विशेष सरकारी प्रतिभूतियां विक्रय करता है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को बंधेकरण स्टेरिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, बाजार स्थिरीकरण योजना क्या है, आरबीआई ने 2004 में लागू किया। 2004 में लागू करके जो आरबीआई है वो क्या करती है, विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति में होने वाली वृद्धि, ये कैसे वृद्धि होगी, विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होगी तो मनी सप्लाई में वृद्धि कैसे होगी। विदेशी पूंजी भंडार में जो दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हों, वो जो पैसा यहाँ पर आएगा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बताओ आगे। वो तो फिर वो पैसा जो यहाँ पर आएगा तो वो इससे जो अपने देश में और चीजें प्रोड्यूस होंगी उसको, या फिर मान लो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, या आपका एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हमारा कोई सगा संबंधी दूसरे देश में गया हुआ है, उसने रेमिटेंस को भेज दिया। रेमिटेंसेस को भेजने का मतलब क्या हो गया कि फॉरेक्स में वृद्धि हो गई। फॉरेक्स में वृद्धि होने का मतलब मनी सप्लाई में वृद्धि होना है। कैसे है, फॉरेक्स आ गया, लेकिन फॉरेक्स जो आया है, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग हो, डॉलर हो, येन हो, कुछ भी हो, तो हमारे देश में ये थोड़े ना चलते, हमारे देश में तो रुपया चलता है ना। ये आ गया, रुपया भी तो जाएगा ना, इसको एक्सचेंज करवा करके वो रुपये लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो भी मतलब बाजार है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसा मतलब ये एक लेवल में लेकर के आना स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, बाजार स्थिरीकरण योजना। समझ गए, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रेपो पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ओपन मार्केट, ये हमने 4 से शुरू किए थे, 5 6 7 पे आ गए थे। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हमने पढ़ा, लिक्विडिटी स्टैंडिंग जो एलएएफ को हमने पढ़ा, एडजस्टमेंट फैसिलिटी को। ठीक है, अब आगे हमारे गुणात्मक उपाय, मात्रात्मक तो हमने देख लिए, गुणात्मक उपाय हैं। उसमें फिर ये जैसे बोल रखा है कि वो उसके ऊपर अंकुश लगाएगा, रोकेगा, तो क्यों मीन्स अगर पैसा देगा। नहीं, अंकुश लगाने का मतलब ये है, अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। और आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइस को स्थिरीकरण करना, मूल्य स्थिरीकरण। ठीक है, इसलिए गुणात्मक उपाय, पहला उपाय है साख का कोटा।
साख क्या है? मनी, ऋण, ठीक है, लोन, इसको बोल सकते हैं हम साख का कोटा। लोन लेने का कोटा हम बोल सकते हैं। मान लो मैं आपका कोटा निर्धारित करता हूँ कि आप मेरे से इतने इतने तक लोन ले सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों हेतु साख या ऋण का कोटा निर्धारित करता है। ठीक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति 1972 में आई थी। एग्जाम्पल के तौर पे इस ऋण नीति में प्राथमिक क्षेत्र बताए गए थे कि इन क्षेत्रों में इतना ऋण आपको देना पड़ेगा, बैंकों को बाध्य करता है ऋण देने के लिए। प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कुल ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र में जाना चाहिए। मान लो बैंक ने बहुत से लोगों को लोन दे रखा है, 40% लोन उनमें से प्राथमिक क्षेत्र में जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र कैसे होगा? देखो, कुल ऋण का 40% होगा, प्राथमिक क्षेत्र कौन से हो गए? कृषि। ठीक है, कृषि में क्या होगा? मोर और लेस 80% समायोजित निवल बैंक साख का। ठीक है। कमजोर वर्गों को एएनबीसी का 10%, ये है एएनबीसी। लघु उद्योग हो गए, गृह ऋण हो गए, ये बता रखे हैं प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। समायोजित निवल बैंक साख, एडजस्टमेंटेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है। एएनबीसी ये हो गया 40%, और समायोजित निवल बैंक साख का ये 18% होगा। 8% छोटे और सीमांत किसानों को जाएगा। ये बता रखा है, ये जरूरी नहीं है ये साख का कोटा है, बस आप ये सोचो कि गुणात्मक उपाय है। लघु उद्योगों में जाएगा, गृह ऋण होगा, होम लोन हो गए, शेष ऋण होगा, ये बाकी शेष ऋण में जाएगा। ठीक है। ये भारतीय बैंकों के लिए है। लघु किसान, लघु किसान कौन से होते हैं? जिसके पास 2 हेक्टेयर से भूमि कम हो। ठीक है, 5 एकड़ तक हो, 5 एकड़ से लेकर के और 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर 5 एकड़ है। ठीक है। और एक एक हेक्टेयर में क्या होता है? 2.5 एकड़ होता है। तो 2.5 एकड़ अगर 1 हेक्टेयर में होगा तो 2 हेक्टेयर में कितने हो गए? 5 एकड़ तक हो गए। और 1 हेक्टेयर कितना होता है? 100 मीटर बाई 100 मीटर, ये 1 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, ये लघु किसान हो गए। सीमांत किसान हो गए जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि हो, ओनली 1 हेक्टेयर, 2.5 एकड़ तक हो। ठीक है। विदेशी बैंकों के लिए क्या? भारत में शाखा है मान लो किसी भी विदेशी बैंक की, यदि 19 तक हो, 19 तक अगर तो उनकी शाखा हो तो 32% ऑफ एएनबीसी 2020 तक 40% थी इसकी। ठीक है। 20 या अधिक से शाखा है तो 40% होगा एएनबीसी का। ठीक है, ये बता रखा है। प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र, मान लो किसी बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र में ऋण पर मतलब ज्यादा दे दिया, 40% से ज्यादा, मान लो 50% दे दिया, तो 10% क्या हो गया? ज्यादा हो गया। देना कितना था? 40%। तो ज्यादा ज्यादा का एक बिल बनाएगा, एक वो बॉन्ड वगैरह लगा लो कुछ भी, और उसको बेच देगा। ठीक है, किसी दूसरे बैंक को जिसको जरूरत होगी, और जितना लोन उसने प्राथमिक क्षेत्र में दिया है, ठीक है, वही उतने ही पैसे वो उसको जमा करवा दे। ठीक है। ये मान लो जमा 100 करोड़ है, आरबीआई ने इसको 2016 में शुरू किया था, जमा 100 करोड़ रुपए है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या करना है? 42 करोड़ दे दिया उसने, 42 करोड़ दे दिया। देना कितना था? आवश्यकता कितनी? 40 करोड़ की। दे दिया कितना? 42 करोड़। आवश्यकता से जितना अधिक ऋण प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाएगा उतने ही मान का प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र बनेगा, और इसे दूसरे बैंक को भी बेचा जा सकता है जिसने ऋण कम दिया हो। मान लो मेरे बैंक ने 38% दे दिया, 38 करोड़ दे दिया, आपके बैंक ने 42 करोड़ दे दिया, आपने 2 ज्यादा दे रखा है, मैंने 2 कम दे रखा है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा 2 करोड़। दूसरा गुणात्मक उपाय है सीमांत आवश्यकता या हाशिया आवश्यकता जिसको बोलते हैं। यह बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण और गिरवी रखे जाने वाली प्रतिभूति के मान का अंतर होता है, सीमांत आवश्यकता। ठीक है, दोबारा फिर देखो इसको, बैंक ने ऋण दे दिया और जो बॉन्ड गिरवी रख दिया, उनके बीच का अंतर क्या होगा? मान लो बॉन्ड 100 करोड़ का है, ऋण दे दिया 90 करोड़ का, 10 करोड़ क्या होगा? सीमांत आवश्यकता होगी। ठीक है। उधार या ऋण दे दिया 1 लाख का, प्रतिभूति कितने की है? 1.2 लाख की है, तो 0.2 लाख या 20,000 रुपए क्या हो गया? ये सीमांत आवश्यकता की। क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग होता है। विविधात्मक ब्याज दर क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित करना विविधात्मक ब्याज दर है। विविध नाम से ही पता चल रहा है, अलग अलग वेरियस वेरियस इंटरेस्ट रेट हो गया, अलग अलग क्षेत्र के लिए होगा, अलग अलग सेक्टर के लिए होगा। साख की उच्चतम सीमा, आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष के लिए साख की उच्चतम सीमा निर्धारित करती है।
कि किसी विशेष क्षेत्र में मैक्सिमम इतना ही लोन दिया जाए, ज्यादा नहीं दिया जाए। वो क्या होगी, साख की उच्चतम सीमा होगी। अन्य उपाय क्या है, नैतिक दबाव है आरबीआई का। आरबीआई बैंकों को पत्रों, सम्मेलनों, भाषणों, प्रकाशनों आदि के माध्यम से कुछ सुझाव देता है। इन सुझावों का पालन करना बैंकों का नैतिक दायित्व होता है। सीधी कार्रवाई भी कर सकता है आरबीआई। सीधी कार्रवाई कैसे, आरबीआई के आदेश का पालन ना करने की स्थिति में फॉर एग्जाम्पल आर्थिक, मौद्रिक दंड, प्रतिबंध, लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। आरबीआई फाइन भी लगा सकता है। पीएनबी पर भी कई करोड़ लगाए गए हैं। न्यूज आती रहती है कि उस बैंक पर आरबीआई ने इतना फाइन लगाया, कई करोड़ का, ऐसा कुछ। मौद्रिक नीति के प्रकार देखेंगे अब। संकुचित मौद्रिक नीति, इसको हॉकिश मौद्रिक नीति भी बोलते हैं या महंगी मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करती है। नाम से ही पता चल रहा है, संकुचित, मनी सप्लाई को कम कर देगी। उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति को कम करना, प्राइस लेवल को कम करना। दूसरा, रुपए के मूल्य ह्रास को रोकना, डेप्रिसिएशन को रोकना। इस नीति के अंतर्गत क्या आएगा, मुद्रा आपूर्ति कम करने के लिए सारे उपाय इस नीति के अंतर्गत आ गए। हम क्या क्या कर सकते हैं मुद्रा आपूर्ति कम करने के लिए, सीआरआर को बढ़ा सकते हैं। 3% से 5% कर दिया, मुद्रा आपूर्ति कम होगी। एसएलआर को बढ़ा दिया, मुद्रा आपूर्ति कम होगी। बैंक रेट को बढ़ा दो, मुद्रा आपूर्ति कम होगी। रेपो रेट को बढ़ा दो और रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट बढ़ेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, यह भी तो संकुचित मौद्रिक नीति है। मनी सप्लाई जिस जिस तरीके से कम की जा सकती है, वो सारे उपाय संकुचित मौद्रिक नीति में किए जाते हैं। और ये हॉकिश मौद्रिक नीति भी बोली जाती है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, नाम से ही पता चल रहा है कि विस्तारवादी, इसमें मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं वो इस नीति के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। उद्देश्य एक, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। क्यों बढ़ाई जाती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, मंदी को समाप्त करना। इस नीति के अंतर्गत सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट को कम किया जाता है। हाँ, ठीक है। गैर परंपरागत, अपरंपरागत नीतिगत उपाय कौन से हैं? मात्रात्मक सुगमता, यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपाय है जिसके माध्यम से विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक एक पूर्व निर्धारित समय अवधि तक एक निश्चित मान के बॉन्ड क्रय करता है। केंद्रीय बैंक बॉन्ड क्रय करेगा, तो केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड ले लिया तो मनी सप्लाई तो बढ़ गई, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे उसको। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आर्थिक वृद्धि क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब केंद्रीय बैंक बॉन्ड क्रय करता है, बॉन्ड खरीदता है, तो बॉन्ड की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और बॉन्ड की अगर मांग बढ़ेगी तो बॉन्ड का मूल्य क्या होगा, वो बढ़ेगा। बॉन्ड का मूल्य अगर बढ़ गया तो ब्याज रेट कम हो जाएगा। निवेश क्या होगा, निवेश ज्यादा बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। इस हिसाब से भी देख सकते हो। इस हिसाब से ये सारे एरो। दर कम होगा तो आपने ये बोला था ना फिर। हाँ बताओ क्या तो क्वेश्चन है। फिर ब्याज दर, उसमें फायदा था ना जिसमें ब्याज दर ज्यादा होगा तो ही लेंगे ना। नहीं, आप ये देखो, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये मतलब ब्याज रेट ज्यादा होगा। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड किसके पास होगा, मान लो बॉन्ड मेरे पास है, ये बॉन्ड है, ठीक है। ये कितने का है, मान लो ये 100 करोड़ का है, मेरे पास है। अब ये किसको चाहिए, ये आरबीआई को चाहिए, ठीक है। आरबीआई को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है बेचने की। आरबीआई क्या करेगा, मैं इस 100 करोड़ के बॉन्ड को मैं आपको 99 करोड़ में खरीद लूंगा। तो 99 करोड़ में अगर खरीदेगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। अगर आरबीआई को बॉन्ड की जरूरत है तो बॉन्ड की जो मांग है वो बढ़ेगी। बॉन्ड की मांग बढ़ेगी तो हम थोड़े रुपए में थोड़े ना देंगे इसको, हम जो सोचेंगे 100 करोड़ के 100 करोड़ में ले ले। इसका अगर मूल्य बढ़ जाएगा बॉन्ड का, तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि हमें तो फायदा तब होगा ना जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ाएंगे, मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो इसकी ये जो वैल्यू है ये 99 से माइनस करके हमें 90 करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। थोड़े समय के बाद, जितने समय के लिए आरबीआई बॉन्ड को खरीद रहा है, उतने ही समय के बाद आरबीआई को जो अंकित मूल्य है, जो फेस वैल्यू, उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर 99 करोड़ में आरबीआई अगर इसको खरीद रहा है तो 1 करोड़ रुपए ही ब्याज मिला, ठीक है। अगर आरबीआई इसको 90 करोड़ में खरीद रहा है तो उस समय के बाद उसको कितने करोड़ रुपए ब्याज मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
कि हमें फेस वैल्यू इतनी ही मिलेगी, चाहे कितने में ही बेचो। कम में खरीदोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा में खरीदेगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अब मनी सप्लाई तो होगी। ठीक है, इसको इस हिसाब से देख लो चाहे इस हिसाब से देख लो। मात्रात्मक सुगमता का अन्य देशों पर प्रभाव कैसे होगा? विदेशी निवेश बढ़ेगा। विदेशी निवेश बढ़ने का मतलब क्या है? बॉन्ड खरीद लिया, पैसे चले गए, पैसे हैं निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों? लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट मोटिव हो, ज्यादा से ज्यादा समय में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। ठीक है, रुपए की मूल्य वृद्धि होगी, स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक भी बढ़ेगा। मात्रात्मक सुगमता की टेपरिंग क्या होती है? टेपरिंग ये आता कई बार। मात्रात्मक सुगमता की टेपरिंग क्या है? धीरे धीरे मात्रात्मक सुगमता को कम करना व समाप्त करना मात्रात्मक सुगमता की टेपरिंग होती है। धीरे धीरे कम करके समाप्त करना। डॉलर रुपया स्वैप नीलामी 2019 में आई थी, इसको देखेंगे। आरबीआई ने बैंकों से 5 बिलियन डॉलर इस समझौते पर खरीदे। 5 बिलियन डॉलर बैंकों से आरबीआई ने खरीदे। किस समझौते पे? कि वह बैंकों को वापिस प्रचलित दर पर, जो एक्सचेंज रेट होगी उस टाइम पे, एक निर्धारित तिथि को बेच देगा। जो निर्धारित तिथि उसने बता रखी है कि इस डेट को बेचूंगा मैं, और इस डेट को जितनी भी एक्सचेंज रेट होगी उसी रेट पे बेचूंगा। ठीक है, जिसे नीलामी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, एक्सचेंज रेट को नीलामी के द्वारा। ठीक है, क्रय विक्रय प्रचलित दर पर ही रहेगा। ठीक है, क्रय विक्रय जो होगा प्रचलित दर पर ही रहेगा, और वो जो निर्धारित तिथि जो है वो क्या होगी? नीलामी के द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक है, मान लो आरबीआई को कितने चाहिए? 5 बिलियन डॉलर। सभी बैंक आ गए, मेरे पास तो 1 बिलियन डॉलर है, मेरे पास आधा बिलियन डॉलर है, उसके पास इतने बिलियन डॉलर, उसके पास इतने मिलियन है, कुल मिलाकर के 5 हो गए। वो सारे बैंक कहेंगे नहीं मैं तो 6 महीने के लिए दूंगा, मुझे भी तो जरूरत है। वो करेंगे मैं 8 महीने के लिए दूँ, मैं 7 महीने के लिए दूँ। वो एक डेट को बोली लगा करके फाइनल करेंगे। इस डेट को ये जो 5 बिलियन डॉलर आरबीआई ले रहा है ये वापस दे देगा, लेकिन जो देगा ना उनको वापस वो जो मार्केट एक्सचेंज रेट होगी उस टाइम पे उसी पे देगा, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। ठीक है, इसे नीलामी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्रय विक्रय प्रचलित दर पर ही रहेगा। देखो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या कर लिया? आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर बैंकों से ले लिए। तो आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर, जितने भी एक्सचेंज रेट अभी है 5 बिलियन डॉलर का, मान लो 3500 करोड़ रुपए है, तो 3500 करोड़ रुपए बैंकों को दे दिए। बैंकों को दे दिए तो कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद आफ्टर 3 ईयर्स के बाद ये जो 5 बिलियन डॉलर लिए थे ये वापस ले जाएंगे बैंकों के पास, और बैंकों को वापस पैसे देने होंगे। बैंक जो वापस पैसे देंगे वो प्रचलित रेट पर देंगे। ठीक है, 5 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू 35,000 करोड़। उद्देश्य क्या है इसका? मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास हो जाएगा? आरबीआई के पास बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बैंकों के पास बढ़ जाएगी। रुपए के अभिमूल्यन एप्रिसिएशन को रोकना, मूल्य वृद्धि को रोकना। ठीक है, फॉरवर्ड प्रीमियम को कम करना। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है? देखो, यह फॉरवर्ड प्रीमियम दर भारतीय और अमेरिकी बॉन्ड के बीच ब्याज दर के अंतर को दर्शाता है, कि अमेरिका में बॉन्ड का ब्याज रेट इतना है, भारत में बॉन्ड का ब्याज रेट इतना है, इनका जो अंतर हो गया फॉरवर्ड प्रीमियम रेट हो गया। समझ गए? विशेष खुले बाजार की प्रक्रिया ऑपरेशन ट्विस्ट इसको बोला जाता है। इसको ऑपरेशन ट्विस्ट भी बोला जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार 1961 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, दीर्घ लॉन्ग टर्म की। ठीक है, और उसी समय समान मान की अल्पावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। समझ में आया? मान लो आरबीआई ने 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, और वो खरीद लिया 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने उसी समय जो बॉन्ड खरीदा 5 करोड़ का, 5 करोड़ की जो छोटी अल्पावधि की 14 दिन की, 1 महीने की, 5 करोड़ जितनी टोटल भी हो, वो सारे गवर्नमेंट बॉन्ड उसने बेच दिए उसी समय। मनी सप्लाई सेम रही। ठीक है,
इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और उसी समय समान मान के अल्प अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता, या अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करता है। समझ गए? क्या समझे? 50 करोड़ की बेच दी, ठीक है, अल्प अवधि की, 50 करोड़ की दीर्घ अवधि की खरीद ली। मनी सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं, वही छोटे छोटे टाइम की थी वो बेच दी, मतलब छोटे छोटे बेच दी, बड़ी बड़ी ले ली, एक्सचेंज होगी वो, ठीक है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? नकारात्मक संबंध है, यही मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट, यही बॉन्ड यील्ड होता है, ठीक है। देखो क्या है, यह बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। बॉन्ड पर जो रिटर्न मिलेगा, बॉन्ड की कीमत में उतार चढ़ाव से बॉन्ड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। जैसे कि बॉन्ड की कीमत बढ़ गई, ठीक है, बॉन्ड यील्ड कम हो गया, ब्याज रेट ही तो है, बॉन्ड की कीमत घट गई, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? दीर्घकालिक प्रतिभूतियों पर ब्याज दर कम करना और निवेश बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। दीर्घावधि रेपो परिचालन क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो रेट या रेपो दर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को 1 साल से 3 साल तक का ऋण देता है। उद्देश्य क्या है? मुद्रापूर्ति को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को कम करना, या ब्याज बाजार में आसान ऋण उपलब्ध करवाना। लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन क्या है? यह दीर्घकालिक रेपो परिचालन के समान ही है, परंतु बैंक अपनी उधार ली गई धनराशि को निवेश ग्रेड सुरक्षा बिना जोखिम वाला ऋण के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बैंक है ना, वो उनको जो लोन मिला हुआ है, वो बैंक आगे लोन उसी क्षेत्र में दे सकते हैं जिन्हें कम जोखिम हो। समझ गई? कोई क्वेश्चन? मौद्रिक नीति सुधार, इसको कल करेंगे।